अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम क्लास 9th न्यू बुक 2025 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके नाम से आप फेमिलियर होंगे, क्योंकि ये छोटी क्लासेस से लेकर क्लास 8 तक जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर ये पढ़ाई जाता है ये टॉपिक। और आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का भी आइडिया होगा, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस कर रखा होगा। कॉमन कौन कौन से सेट्स होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट। इसके अलावा जो मेन आपके पास डेफिनेशंस होती हैं, पावर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट क्या होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपने सेट्स के टॉपिक के अंदर कवर कर रखी होंगी। अगर नहीं भी की हुई तो आपको हमारे इंशाल्लाह इस चैप्टर की सीरीज़ के बाद आपको सेट्स के अंदर जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्राइमरी से लेकर हायर लेवल तक मैथ्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है लाजमी। तो एक दफ़ा इसकी आप अपनी बेसिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लें, उसके बाद आपको ये बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, आप इसको सिर्फ अप्लाई ही किया करेंगे। जो नया टॉपिक हो आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा वो है फंक्शंस। फंक्शंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक होता है मैथ्स के अंदर। और फंक्शंस बेसिकली अगर आपको बताऊं तो ये एक ऐसी मशीनरी होती है जिसके अंदर आप कोई ना कोई इनपुट देते हैं और आपको एक आउटपुट मिल जाती है। यानी कि अगर मैं कहूँ सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अगर मेरे पास y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो बेसिकली y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि मैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y वी गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, कि जैसे जैसे मैं या फिर मैं इसी को ही वाइस वर्सा करके बोलूँ कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स वी गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वाई। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मुझे वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ का मिलना, डिफरेंट इनपुट्स के साथ मुझे डिफरेंट आउटपुट्स मिलना, जो है वो आपके पास जो मशीनरी होती है या जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके पास फंक्शन होता है। डीप डाउन डिस्कशन इंशाल्लाह हम आगे आने वाली एक्सरसाइजेस के अंदर हम ज़रूर करेंगे। तो आज चलते हैं हम सेट्स की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर। जो सेट्स की बेसिक डेफिनेशन है वो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 39 के ऊपर मेंशन है। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे ये डेफिनेशन दी गई है। सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे उसने जो है ना वो दो बातें की हैं। सेट की डेफिनेशन को समझने के लिए ना आपके पास दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है कि जो आप सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। दूसरी बात ये कि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब अगर आप इतने फेमिलियर हैं सेट के टॉपिक से तो आपको इतना तो पता होगा कि सेट जो है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए आप सेंटर में कॉमा प्लेस करते हैं। ठीक है, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स लिखूं, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखूं जिनका कोई ना कोई मीनिंग है वर्ल्ड के अंदर डिफाइन, तो वो आपके पास क्या होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 है, तो 1 2 3 एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि आपके पास समझ ना आए आपको। ठीक है, अगर जो है वो मैं यहाँ पर अब कोई अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जिस तरह कि यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी लिख दिया है। इन्फिनिटी बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका मैथ्स के अंदर अभी तक हम प्रॉपर जो है वो उसकी डेफिनेशन नहीं दे सके हैं, कि ये अनडिफाइंड बेसिकली जाहिर करने के लिए जब हमारे पास 1/0 का केस बनता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी कोई ऐसा कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं सेट में लिखूँ। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो ये नॉट अ सेट है। ठीक है, ये सेट की डेफिनेशन पे नहीं आता। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन सेट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर आने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि नॉट सेम, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यानी कि अगर मैंने सेट लिखा है यहाँ पर एक 1 2 और 1 लिख दिया, ठीक है, यानी कि इस सेट के अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, 1 लिखा है, 2 लिखा है और 1 लिखा है। तो आप देखें कि 1 और 1 जो है वो सेम है, ये तो डिस्टिंक्ट नहीं हुए, तो फिर ये भी नॉट अ सेट है। ठीक है, सेट के होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। एक ये कि वो कर्ली ब्रेसेस में लिखे हों, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे हुए हों। दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइन होने चाहिए। तीसरी बात ये कि उसके अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि सेम एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए कभी भी। अगर एमसीक्यूज़ में आगे कि बताएं कि ये सेट है या नहीं, 1 2 3, तो ये सेट है क्योंकि इसमें तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। सही हो गया। सेट को आप जो है वो डिफरेंट आप अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ABC XYZ में से कोई भी ले लें। ठीक है, जनरली जो है वो आपके पास सेट का नाम जो है ना वो बड़ी अल्फ़ाबेट से रखा जाता है, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना वो छोटे उससे आ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी जो आपके पास मेंबर्स और एलिमेंट्स जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं उनको या तो मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट कहा जाता है, या फिर मेंबर्स ऑफ द सेट कहा जाता है, या फिर एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहा जाता है। ठीक है, ये थी एक बेसिक सी डेफिनेशन। डेफिनेशन को ना इतना लंबा करके ना याद किया करें, की कॉन्सेप्ट याद किया करें। एक वेल डिफाइंड लिखना है लाजमी डेफिनेशन में और एक डिस्टिंक्ट लिखना है। ठीक है,
अब चलते हैं हम अपनी सेकंड डेफिनेशन के ऊपर, जो कि है आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स के। आपके पास सेट को लिखने के 3 कौन से तरीक़ेकार हैं जो कि हमने इस्तेमाल करने हैं, जो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर एप्लीकेबल भी होने हैं। तो सेट्स को लिखने के आपके पास 3 जो है वो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा मेथड है टेबुलर फॉर्म, और जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखें, हर टाइप जो है ना वो आपको नाम से ही समझ आ जाएगी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का क्या मतलब है कि जिसको वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब किया जाए, यानी कि सेट को इंग्लिश सेंटेंस के अंदर लिखा जाए। जिस तरह कि अभी ये कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखें, ये वाला अगर आप देखें, ये कैसे लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपके पास क्या हैं, ये सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने का तरीकाकार है। यानी कि अगर आप कोई सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपने उसको कैसे लिखना है कि आपने इंग्लिश का एक सेंटेंस बना के लिख देना है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू ना, तो अगर आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहना है तो बस सेंटेंस की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, जिसमें आप एलिमेंट्स को जो है वो लिस्ट करते हैं, किसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर। अगर आप ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो फिर आपके पास वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। जैसा कि मैंने येलो हाईलाइट किया, आप ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू कॉमा कर्ली ब्रैकेट। तो आप देखें यहाँ पे तीनों कंडीशंस जो है वो फुलफ़िल हो रही हैं कि यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस भी मिल रही हैं, ये इस सेट का कोई ना कोई नाम भी है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और ये कॉमा से सेपरेट भी हुए हैं, और ये डिस्टिंक्ट भी हैं, सेम नहीं है। यानी कि टेबुलर फॉर्म का जो दूसरा नाम है वो रूस्टर फॉर्म है। तो पेपर में अगर आपको लिखा आ जाता है कि कन्वर्ट दिस सेट इनटू द रूस्टर फॉर्म, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस ये भी टेबुलर फॉर्म ही का दूसरा नाम है। ठीक है, जो नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो है ना वो आप सिम्बल्स का इस्तेमाल करके सेट लिखते हैं। अब यहाँ पे सिम्बल्स जो हैं वो लिखे हुए नहीं हैं, तो हम कुछ बेसिक्स के से जो सिम्बल है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह के अगर मैं ये पहला वाला पढ़ूँ, एग्जाम्पल पढ़ूँ, तो ये एग्जाम्पल जो लिखी हुई है, ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया, इसको पढ़ें आप। ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ए की सेट को उसने 3 तरीके से लिखा है। पहला सेट उसने लिखा था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, दूसरा उसने लिखा था टेबुलर फॉर्म में, और जो तीसरा लिखा है उसने वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब इसमें जो नई बात है सीखने वाली वो ये है कि आपको कुछ बेसिक सिम्बल्स का पता होना चाहिए। जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, ये आप अपने पास बुक पे मेंशन कर लें। कुछ आपको मेन सिम्बल्स बताने जा रही हूँ। एक हो गया आपके पास सच दैट। इसके अलावा आपको जो सिम्बल्स देखने को मिलेंगे, ये इस तरह का एक बना होगा, इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, एक और आपको मिलता है इस तरह का, इसको बोलते हैं और। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इस तरह का ई बना हुआ हो तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, जो मेन सिम्बल्स है ना वो आप अपने पास बुक में लिख लें स्टिकी नोट्स के ऊपर। इस ई का मतलब बिलोंग्स टू हो गया। इसके अलावा आपके पास और सिंबल क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सिंबल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास एक उल्टा ए लिखा हुआ हो अगर, तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, फॉर ऑल। तो ये जो मैंने आपको मेन बताया ना सिंबल्स, ये आप अपने पास लाजमी लिखें ताकि आपको सेट बिल्डर नोटेशन को समझने में आसानी हो। तो यानी कि सारी बात हम सिंबल्स के अंदर करेंगे, और उन सिंबल्स के क्योंकि हमें नाम पता होंगे तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सच दैट बताया है, इसके अलावा मैंने आपको एंड बताया है, और बताया है, और बिलोंग्स टू बताया है, लेस देन बताया है, ग्रेटर देन बताया है, लेस देन और इक्वल टू बताया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बताया है, और फॉर ऑल का सिंबल बताया है। ठीक है, ये सारे सिंबल्स मैंने आपको बताए हैं जो कि आपको सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमने तीनों टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आप ये नीचे से थोड़ा सा रीड आउट करें तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ए इज़ रीड एज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का आपको मतलब पता है कि ये क्या है, सच दैट है। ठीक है, इसके अलावा ए बिलोंग्स टू ए मीन्स ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, और ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर कोई मैंने लिखा है जिस तरह कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3 लिख दिया है, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूँगी भला। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिखूँगी कि एक्स है, एक्स सच दैट इसका ताल्लुक जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है। ठीक है, ये मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है इस वाले सेट को।
ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको मैंने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये जो है वो 3 टाइप्स जो आपको बेसिक बेसिक सी टाइप्स ही हैं समझ आ गई होंगी, और सेट की जो मेन डेफिनेशन थी वो समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग ईजी लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।